हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये देखिए चित्र। इस चित्र में मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझाने की कोशिश करी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। लेकिन अगर एक बर्ड आई व्यू मिल जाए उस चीज़ का, तो हमें किताबों से पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ गैप्स यहाँ पे रखे गए हैं जिसमें मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लिखूंगा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने में जिन जिन को दिक्कत होती है कि कैसे शुरू करें, कैसे ग्रेस्प करें उस चीज़ को, तो आइए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नदी मान लिया है। ठीक, क्या मान लिया है? एक नदी, गंगा की तरह। गंगा जैसे कि मुख्य धारा होती है, ऐसे ही नेशनल मूवमेंट अपने आप में क्या है? एक मेजर रिवर है। और ये जो बाकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, इसको आप मान लीजिए उसकी सहायक नदियाँ। यमुना, है ना, घाघरा, गोमती। तो इसी तरीके से इन सहायक नदियों के नाम सुन लीजिए ज़रा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की सहायक नदियों के नाम है मॉडरेट्स यानी कि उदारवादी युग, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रवादी युग। इनकी जो भी एक्टिविटीज़ रही होंगी, ठीक है, उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली कहाँ पर हो रहा था? इंडियन नेशनल मूवमेंट में। फिर वो चाहे गांधी जी वाली बड़ी नदी हो, क्योंकि गांधी का नाम सबसे बड़ा माना जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में और उनके करे गए योगदान। चाहे गांधी जी कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हों, चाहे भगत सिंह कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस अपनी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हों, वट एवर, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन मर्ज किस में हो रहा है? अल्टीमेटली इंडियन नेशनल मूवमेंट में। दैट इज द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू क्लियर। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप एक नदी मानिए। और मैंने इस एक ही चित्र में कई चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसको एक पन्ने पे ला पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जिसने तैयारी कर रखी है उसको ये मैप देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये मैप क्या कह रहा है, ये चित्र क्या कह रहा है। इसमें देखिए मैंने साइड में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट भी जोड़ रखा है इसमें। क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो अल्टीमेट पर्पस था वो क्या था? सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी थोड़ी थी। भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसका अपना संविधान हो, तो उसका भी अपना इतिहास है। ठीक, तो इन सब को इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जो कब हुई? 1885 में। तो मुझे कम से कम, जो मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने जगह छोड़ी है वहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ना कुछ लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पर कम से कम इतना तो लिख ही देना चाहिए, 1885, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है किस चीज़ की? इंडियन नेशनल मूवमेंट की, कांग्रेस की शुरुआत के साथ, बनने के साथ। अभी हम उनके फैक्ट्स में नहीं जा रहे हैं कि पहला अध्यक्ष कौन था, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, दैट यू नो। मैं तो एक जनरल सा व्यू दे रहा हूँ आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस तरीके से समझा जाए। तो शुरुआत में जो मॉडरेट्स दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, मॉडरेट्स, इनका टाइम पीरियड आपको पता ही है कि कब तक चलता है? 1905 तक। राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न अबाउट देयर एक्टिविटीज़। उन्होंने जो भी किया वो हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन उनका रोल कहाँ पर ख़त्म मान लिया जाता है? 1905 में। उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं कांग्रेस के, वो आगे आते हैं। और 1905 से लेकर 1919 तक का जो समय है, सबसे अधिक डोमिनेट उन नेताओं ने किया। इसलिए ये वाला फेस क्या हो गया? एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इस तरह के नेताओं के नाम आप सुनेंगे, बाल पाल लाल। तो वट एवर दे आर वर्किंग वर देयर, चाहे वो मॉडरेट्स हों चाहे एक्सट्रीमिस्ट्स हों, ये सब का सब कुछ भी कर रहे हों, अल्टीमेटली ये मिल किस में रहे थे? गंगा में मिल रहे थे। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म भी चला था, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे कि काकोरी कांड का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जिसको मैं 1925 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है। HSRA की एक्टिविटीज़ आपको पता ही होंगी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वाली, ये सारी बातें आपको पता ही हैं। इसी दौरान हम 1905 में एक चीज़ लिखना भूल जाते हैं यहाँ पे, और वो है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा होगा, जिसने, कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की दिशा को ही बदल दिया था। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन किसमें मर्ज हो रहा है?
इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इन सबको इंडियन नेशनल मूवमेंट में जगह दी गई है। ठीक है, तो अनुशीलन समिति, ये सारी जो कह सकते हैं जो सीक्रेट ग्रुप्स थे जो बंगाल में स्टार्ट होना शुरू हो गए थे रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म वाले फेज के दौरान, उन सब के बारे में आप इसी दौरान पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत इसकी मानी जाती है 1898 के जो चापेकर बंधुओं वाली जो एपिसोड आपको पता होगा, वहाँ से मानी जाती है इसकी शुरुआत। ठीक, तो देखिए कैसे 1906 में मुझे लिख देना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग अलग से चला, कुछ समय हम देखते हैं 1915 के बाद साथ में चलता है, लेकिन फिर ये अलग हो जाता है। लेकिन यही मुस्लिम लीग बाद में क्या किसका कारक बनता है? पाकिस्तान के बनने का। तो ये जो मैंने नदी दो भागों में बांटी है ना लास्ट में, एक नदी का नाम क्या है? इंडिया, और एक का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से मुस्लिम लीग के रोल को समझा जाना चाहिए, इस तरीके से। तो अगर मैं गांधी को सबसे बड़ी सहायक नदी मान लूँ, जो कि हैं, तो इनकी सभी एक्टिविटीज़ हमको कवर करनी होगी। गांधी जी कब आते हैं? 1915 में। लेकिन इतिहासकारों ने गांधीवादी युग की शुरुआत कब से मानी गई है? 1919 से लेकर 1947 तक की। ठीक, तो जो इनका रोल था शुरुआत में, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारी बातें हम लिखेंगे। तो जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं गांधी जी, सबका सब किस में मिल रहा है? इस बड़ी नदी में। गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन की अगुवाई की थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 का, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। दरअसल ये सारे जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इन सब की डिटेल स्टडी चाहिए हमें। इट रिक्वायर डिटेल स्टडी और कई बार उसका रिवीजन। गांधी एज एन सोशल रिफॉर्मर, क्योंकि गांधी जी जब सक्रिय राजनीति में नहीं होते थे तो कुछ ना कुछ उनका कार्यक्रम चलता रहता था। वो एक समाज सुधारक पहले हैं और नेता बाद में हैं। सर्वोदय कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा, ठीक है। और गांधी की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उनका ये मानना था कि भारत में जो समस्या मौजूद हैं, इन वजहों से भारत गुलाम है। अशिक्षा, इलिटरेसी, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें भारत में व्याप्त हैं। इन वजहों से ब्रिटिश हम पर शासन कर पा रहा है। तो व्हेन गांधी वॉज नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स, ही वॉज बिजी इन रिफॉर्मिंग द पीपल, और लोगों को प्रेरित करते थे, लेख लिखते थे, अखबारों में छपते थे, लोग पढ़ते थे, ठीक है। और राम राज्य वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चलता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हिमायती थे। तो ये तमाम तरह की बातें आपको गांधी के बारे में पढ़नी पड़ेगी, ठीक। तो उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, खैर। तो ये खाली एक ऊपर से कैसा दिखाई देता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी सोच है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर हम दूर से देखें तो कुछ इस प्रकार से फिल्म दिखाई देगी हमको एक। हालांकि एक रुकी हुई फिल्म है, लेकिन फिर भी जैसे रुके हुए पानी में कंकड़ फेंका जाए तो लहर बन जाती है ना, इसी तरीके से इस तस्वीर में अगर अगर इसको एक फिक्शन मान लिया जाए तो लहरें बन सकती हैं। दिस ऑल इज नॉट स्टैग्नेंट इन हिस्ट्री। एक पत्थर फेंक के तो देखो, लहरें नहीं बन गई तो नाम बदल देना, ठीक। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का भी अपना रोल है कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस गांधी के संपर्क में आकर उनसे प्रेरणा लेते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, ठीक। लेकिन चौरी चौरा कांड जो आपको पता ही है कि किस तरीके से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और कितने निराश हुए थे। इसी तरीके से मुझे एक लाइन और यहाँ बना देनी चाहिए, किस चीज़ की? स्वराज पार्टी की, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या लिख देना चाहिए? स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और CR दास वाली, कि किस तरीके से जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था तो राष्ट्रवाद की मशाल किसने जीवित रखी थी? इन स्वराजियों ने रखी थी। इनके तरीके अलग थे। ये लोग लोगों का हुजूम लेकर सड़क पे चलने वाले लोग नहीं थे। इनकी आज़ादी की लड़ाई का तरीका जो था वो लेजिस्लेटिव मेथड्स थे, यानी कि ये संसद या कह सकते हैं कि विधान मंडलों में पहुंचकर सरकार की नीतियों को उजागर करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे। तो दैट मेथड वाज आल्सो गुड। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, क्योंकि जाने माने वकील थे दोनों, CR दास और मोतीलाल नेहरू। वट एवर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वर, ये भी किस में मिल गया होगा? इंडियन नेशनल मूवमेंट में।
फिर हम जानते हैं कि कैसे उन दिनों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, याद है ना आपको, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये सारी बातें जरूर प्रेरित कर रही होंगी उस समय के युवाओं को और आंदोलित कर रही होंगी उनको, ठीक है, कि किस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना है। लेकिन दे वर नॉट द लीडर ऑफ मासेस, लेट मी क्लियर, ये लोग बहुत बड़ी भीड़ के नेता नहीं थे, क्योंकि इनको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो जाहिर सी बात है कि छुप के करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मारने में विश्वास करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि वट एवर देयर रोल वॉज, इनका जो भी रोल रहा हो, इन सब को हम किस में मिला देंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसको मर्ज कर देना चाहिए। सबका कंट्रीब्यूशन है इस देश की आज़ादी में, लगभग सभी का कंट्रीब्यूशन है, जिन जिन लोगों ने इस आंदोलनों में शिरकत करी होगी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को नहीं भूल सकते कि किस तरीके से भारत के भविष्य का फैसला भारत से काफ़ी दूर इंग्लैंड में हो रहा है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का हमको उल्लेख मिलता है, तो मुझे इसको किस में मिला देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। और किस प्रकार से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित होती है लंदन में फिर से, और उसी में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है। तो इस लाइन को मुझे भर देना चाहिए किस चीज़ से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, तब ये लाइन पूरी मानी जाएगी। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप सिर्फ भारत की आज़ादी की ही लड़ाई मत समझिए, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जिसके लिए डिटेल स्टडी हमको चाहिए होती है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आप जानते ही हैं, जो कंपनी के लिए लाया गया था, वहीं से शुरुआत मानी गई है किस चीज़ की, संविधान के विकास की। 1813 का चार्टर एक्ट आप जानते ही हैं, 1833 का जानते हैं, 1854 का जानते हैं, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जानते हैं आप कि किस तरीके से गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइस रॉय अब नियुक्त किए गए, उनकी पावर्स को कम कर दिया गया। जो भी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो अपने आप में एक ऐसा इवेंट था जिसने बहुत कम समय में ही हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले, ठीक। मॉडर्न इंडिया अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, जिसको पढ़े बगैर आईएएस या पीसीएस नहीं बना जा सकता है, बिल्कुल नहीं बना जा सकता। तो मैं चाहूँगा कि इस इमेज को आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ, ठीक। और इस चीज़ से, इस फिगर से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझने की कोशिश करें, ओके। तो ये जो बड़ी नदी है, इसी को हम मानेंगे क्या, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इस प्रकार हमारी जो समझ है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को, वो थोड़ी सी ईजी हो सकती है। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना पढ़े इस प्रकार के एग्ज़ाम्स पास नहीं होते। और जो एक मिजाज होता है ना, जो समझ डेवलप करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी है, एंड दैट विल टेक टाइम। तो इतनी जल्दीबाजी में, इतनी हड़बड़ी में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मुकम्मल अपना रिवीजन करें, और जो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार में ही इस तरीके से पढ़ाई करें कि पहली बार में ही उनका क्लियर हो जाए, ओके। इन सभी बिंदुओं पर हमें, जैसे कि मुझे मुस्लिम लीग को उठा लेना चाहिए अलग से, और मुस्लिम लीग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो नेता हैं हमारे, उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, ठीक। कौन सा संगठन कब तक इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साथ चला कांग्रेस के, और फिर बाद में अलग हो गया, उसका नाम मुस्लिम लीग ही है, ठीक। तो होपफुली आपको ये चित्र समझ में आएगा, ज़रा इसको गौर से देखिएगा, और इस चित्र को सामने रखकर जब अपनी किताबें खोलेंगे तो हो सकता है चीज़ें और स्पष्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहिए, और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।